हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो सवाल है, ऑल जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम क्या बताते हैं। मतलब ऐसे जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं वो फॉर्म डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंस, या फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, या विल नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप्स, या फॉर्म इंटरैक्टिव ग्रुप्स दैट अफेक्ट द फिनोटाइप। तो बड़ा आसान सा सवाल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है कि ऑल जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप। एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं, तो आपका आंसर होगा 23 लिंकेज ग्रुप होता है, क्योंकि ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आपसे कभी स्पेसिफिकली ह्यूमन मेल पूछ लिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि 24 लिंकेज ग्रुप। क्यों? इसका जवाब ये है कि ह्यूमन में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो दोनों डिफरेंट होता है। तो 22 तो हो गया ऑटोसोम, प्लस ये एक 23 और ये एक 24। तो ह्यूमन मेल जब पूछा जाएगा तो आपको 24 बताना है, लेकिन नॉर्मल केवल ह्यूमन कह दिया तो आपको 23 ही कहना है। सिंपल सी बात है कि ऑल जीन लोकेटेड ऑन वन क्रोमोसोम फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि कंडीशंस ऑफ अ कैरियोटाइप 2n+1, 2n-1 एंड 2n+1 या 2n-2 आर कॉल्ड। जैसे अगर कई बार क्या हो जाता है 2n+1 या 2n-1 कंडीशन देखने को मिलता है तो इसे हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। आपने दो तरह की चीजें पढ़ी होगी, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होता है? जब नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम सेट बदल जाता है, जैसे 2n का 3n हो जाए या 4n हो जाए या 2n का n हो जाए, तो ये यूप्लॉइडी कहलाता है। लेकिन जब पूरा का पूरा सेट ना बदले, कोई एक क्रोमोसोम चेंज हो, तो आप उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे 2n+1 को ट्राइसोमी कहते हैं, इसे मोनोसोमी कहते हैं, इसे टेट्रासोमी कहते हैं, इसे नॉर्लिसोमी कहते हैं। तो ये सभी क्या है? एन्यूप्लॉइडी के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स या पैरेलल या नो रिलेशनशिप। तो आप बताइए, क्या जो जीन्स के बीच में डिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक जीन है ए और यहाँ पे बी है, तो उसके डिस्टेंस के बीच में और रिकॉम्बिनेशन परसेंट के बीच में कोई रिलेशन दिखता है आपको? जी बिल्कुल दिखता है, पर कैसा रिलेशन दिखता है? तो मुझे तो ये लगता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। If a genetic disease is transferred from a phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny, the disease is। कह रहा है एक फिनोटिपिकली नॉर्मल फीमेल है, मतलब एक नॉर्मल फीमेल है जिसका फिनोटाइप नॉर्मल है, वो डिजीज नहीं है, लेकिन वो कैरियर है। मतलब कुछ अगर हम कलर ब्लाइंडनेस का केस लें तो ऐसा कुछ है, बता रहा है। कह रहा है कि पास ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, कैरियर ट्रांसफर कर रही है अपना कैरेक्टर ओनली टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, तो वो डिजीज कैसा होगा? तो देखिए वो डिजीज जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। क्यों? क्योंकि केवल इसी के ऐसा मान लीजिए अगर ये फीमेल है, कैरियर फीमेल है, एक मेल है, तो यहाँ पे मेल कब अफेक्टेड हो सकता है? तो देखिए मेल ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे दो मेल बनेंगे, एक नॉर्मल आएगा और एक कैरियर, तो इसी की ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है इफ अ सिकल सेल एनीमिया, इन अ सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड फॉर वेलिन। तो आप जानते हैं सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाता है। ठीक है,
तो वैलिन का ट्रिपलेट कोड क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड का होता है GAG और वैलिन का होता है GUG। तो GUG कहाँ है? GUG ऑप्शन डी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA IB वुड शो, IA और IB एक पर्सन है, उसका जीनोटाइप ये है, वुड शो द ब्लड ग्रुप एज AB। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। बिल्कुल सही है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ, तो ये कोडोमिनेंस की वजह से होता है। आप जानते हैं ब्लड ग्रुप AB जो होता है वो कोडोमिनेंस शो करता है। तो ये प्लियोट्रॉपी, सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंट आप गलत कह सकते हैं, ये कोडोमिनेंस है। बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर कह रहा है ZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज सीन इन। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स में देखने को मिलता है। ZZW बर्ड्स में देखने को मिलता है। तो ये पीकॉक एक बर्ड है यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि अक्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट। दो टॉल प्लांट लिया आपने, दो टॉल ले रहे हैं और उससे एक ड्वार्फ आ जा रहा है। तो कह रहा है इन पेरेंट्स का जीनोटाइप बता दीजिए। ड्वार्फ आने के लिए क्या होगा? स्मॉल टी होना पड़ेगा तभी ड्वार्फ आएगा। और अगर ये ड्वार्फ है यानी इन दोनों में कहीं ना कहीं ये वाला एलील प्रेजेंट होना चाहिए। तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? आप बताइए। यही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या है? 9 ये कह रहा है कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो इट डिनोट्स दैट। ये क्या डिनोट करता है? तो ये नॉर्मल सा सिंपल केस है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब होता है तभी ये रेशियो आपको देखने को मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है, आप टिक कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि म्यूटेजेनिक इनहेरिटेंस या मल्टीपल एलिज्म या इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, कुछ अलग हो जाएगा उस केस में। तो इसका डायरेक्ट आंसर यही है कि ये रेशियो तब आता है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमॉन्ग सिबलिंग। सिबलिंग्स में वेरिएशन आप जानते हैं, सिबलिंग्स जो होते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी भी होता है और कुछ वेरिएशन भी होता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो वेरिएशन न लाने का कारण क्या है, जो नहीं आता है वेरिएशन, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है बच्चों लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर से तो वेरिएशन आ जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से वेरिएशन आ जाएगा, म्यूटेशन से वेरिएशन आ जाएगा, लेकिन लिंकेज जो है वो वेरिएशन को रोकता है। इसलिए सिबलिंग्स आपस में ज्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन द। मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, आप जानते हैं। ये कब सही साबित हो सकता है? तो ये तभी सही साबित हो सकता है जब जो जीन है आपके ये डिफरेंट क्रोमोसोम पर लोकेटेड हों, दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम में रहेंगे तब तो वहां पे लिंकेज देखने को मिल सकता है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे सेम क्रोमोसोम पे है तो लिंकेज देखने को मिल जाएगा। Occasionally a single gene may express more than one effect. This phenomena is called। तो एक जीन से कई सारे आपको, वन जीन से आपको मल्टीपल फिनोटिपिक अफेक्ट अगर देखने को मिलता है तो इसे क्या कहते हैं? मुझे तो लगता है कि इसे प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, जबकि पॉलीजेनी क्या होता है? मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। मल्टीपल एलिलिज्म क्या हो सकता है? क्या होता है? एक ही जीन के कई सारे एलील हो, मोर देन टू, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। जबकि यहाँ पे प्लियोट्रॉपिज्म की बात कर रहा है कि एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर, कई सारे अफेक्ट, फिनोटाइप, तो वो प्लियोट्रॉपी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन अ सर्टेन टैक्सॉन ऑफ इंसेक्ट some had 17 chromosome and the other had
18 chromosome. The 17 and 18 chromosome bearing organism are. तो आप जानते हैं जो इंसेक्ट होते हैं उसमें XX XO टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिलता है। ये XX इसमें क्या होती है, ये फीमेल होती है, जबकि ये XO क्या होता है, ये मेल होता है। तो जिसमें XO होता है उसमें 17 क्रोमोसोम होगा और जिसमें XX उसमें 18। तो 17 क्या है, 17 है मेल और 18 क्या है, फीमेल। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ये सारे गलत हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ जीन ओवर जनरेशन अमंग ह्यूमन इज स्टडीड बाय पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस से हम इनहेरिटेंस पैटर्न्स देखते हैं जनरेशन ओवर जनरेशन। तो कैरेक्टर स्टडीड इन द पेडिग्री एनालिसिस इक्विवेलेंट टू क्वांटिटेटिव ट्रेट, मेंडेलियन ट्रेट, पॉलीजेनिक ट्रेट, मैटरनल ट्रेट। तो इसका आंसर है आपका कि मेंडेलियन ट्रेट, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स होता है उसी में हम ये जो है पेडिग्री एनालिसिस करते हैं मेंडेलियन ट्रेट का। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लीजिए कि इट इज सेड दैट मेंडल प्रपोज्ड द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट। तो मेंडल ने कहा था कि जो फैक्टर कंट्रोल करते हैं जीन को वो डिस्क्रीट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये प्रोपोजिशन जो है किस थ्योरी पे या किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बेस्ड था? तो क्या ये F3 जनरेशन की वजह से आया? नहीं। क्या ये F1 की वजह से आया? नहीं। ये भी गलत जवाब है आपका। तो इसका सही आंसर ये है कि ऑब्जर्वेशन दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सो ओनली वन कैरेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग। तो मेंडल ने जब ये दो अलग-अलग कैरेक्टर वाले प्लांट को लिया तो देखा कि एक जो है केवल एक ही पेरेंट से F1 जनरेशन में केवल एक ही पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है और F2 जनरेशन में रिसेसिव वाला भी आ जा रहा है। तो इसके पीछे के वजह से इसकी वजह से इन्होंने ये बताया कि डिस्क्रीट है और इंडिपेंडेंट है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर देखिए कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, 2-3 हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 2 जीन A and B आर लिंक्ड। 2 जीन हैं A और B हैं जो क्या है, लिंक्ड है, मतलब एक ही क्रोमोसोम पे हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया जा रहा है दोनों जीन्स के बीच में और F1 जो हेटेरोजाइगोट है उसको होमोजाइगस रिसेसिव से कराया जा रहा है क्रॉस। इससे F1 में क्या आएगा, ये, और इसका क्रॉस कराना है इससे। तो देखिए F1 हेटेरोजाइगोट का रिसेसिव से क्रॉस कराना ये क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो टेस्ट क्रॉस में रेशियो क्या आता है आप जानते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये रेशियो आता है और डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रेशियो ये आता है। लेकिन अब देखिए जब दो जीन लिंक्ड हो ना तो वो मोनोहाइब्रिड के तरह ही बिहेव करते हैं। तो आपका आंसर ये ना होके ये होगा। ये तो जब लिंकेज नहीं होता है तब होता है। ये दोनों लिंकेज वाले आपको दिख रहे हैं, शायद आपको लगे कि ये आंसर है, बट आंसर ये है क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस है भले ही, लेकिन वहां पे लिंकेज जब होगा 100% लिंकेज अगर होगा, अब यहाँ पे बताया नहीं है कि कितना लिंकेज है, 100% है या कम है या ज्यादा है, तो हम मान के चल रहे हैं 100% लिंकेज है। तो उस केस में डाइहाइब्रिड क्रॉस बिहेव्स लाइक अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, कह रहा है इन F2 जनरेशन ऑफ अ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है 9:3:1 डाइहाइब्रिड क्रॉस में, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है 1:1, 2:4, 1:1। तो ये फिनोटाइप 4 तरह के आपको दिख रहे होंगे और जीनोटाइप 3, 6, 9। तो 9 तरह के जीनोटाइप और फिनोटाइप 4 तरह के, बाकी ये सब आप गलत कर देंगे। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है शायद मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विथ O ब्लड ग्रुप हैव A and B ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। मतलब एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप O है, अब उसका ब्लड ग्रुप अगर O है यानी उसका जीनोटाइप क्या होगा आप बताइए, ये होगा। अच्छा, उनके पेरेंट्स क्या है ब्लड ग्रुप A and B वाले, कोई भी एक पेरेंट्स को आप A ब्लड ग्रुप वाला मान लीजिए और किसी एक को B, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका IB एक तो होगा ही होगा, इसमें एक IA होगा। कह रहा व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द मदर। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है ये दूसरा वाला एलील क्या होना चाहिए? तो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर बच्चे में IU 2 एलील है तो एक दोनों पेरेंट्स से आया होगा।
तो यानी इन दोनों में आई ओ होना जरूरी है। तो आप देख लीजिए हेट्रोजाइगस है दोनों पेरेंट्स, हेट्रोजाइगस ऐसे रहते, आई ए रहता तो इसे होमोजाइगस कहते। जैसे यहाँ पे आई बी रहता तो इसे होमोजाइगस कहते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी होमोजाइगस हो गया तो बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप का नहीं हो सकता। अगर बच्चा ब्लड ग्रुप ओ का है यानी दोनों पेरेंट में ये ओ वाला अलील है, रिसेसिव वाला अलील है, तो यानी दोनों ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस हो जाएंगे। तो मदर इज होमोजाइगस फॉर ए, गलत, मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज होमोजाइगस, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली, तो यही सही आंसर है आपका, बोथ मदर एंड फादर आर होमोजाइगस फॉर ए, गलत हो जाएगा। तो ये था आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें नीट में देखने को मिल जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मैंने डिस्कस कर लिया आपके लिए। बाकी भी धीरे धीरे मैं क्लास 12 का सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपलोड कर दूंगा आप सभी के लिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू।